फ्रेंड्स, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें हम लोग लिबरलाइजेशन पढ़ रहे हैं। लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने जो जो स्टेप्स लिए थे उसमें हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। देखो, हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। पहले इसका काम होता था सिर्फ रेगुलेशंस बनाना, बैंकों को कैसे चलना है, बैंकों को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, उसके लिए सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता था। बट धीरे धीरे ये बैंकों को एडवाइस भी करने लगा कि बैंक ऐसे काम कर सकते हैं। इवन पैसे भी प्रोवाइड करने लगा जब भी बैंक को अगर शॉर्ट पीरियड के लिए कभी पैसे की प्रॉब्लम होती है तो उन्होंने रेगुलेटर से अपनी जो एक रेगुलेटर का रोल था उससे बाहर आकर फैसिलिटेटर के रोल में चला गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कुछ रिफॉर्म्स थे, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड अंडर फाइनेंशियल सेक्टर आर, अब ये 4 रिफॉर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट है। चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। द रोल ऑफ आरबीआई वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। पहले रेगुलेटर था और उसके बाद क्या हो गया? फैसिलिटेटर, फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाला। एज अ रिजल्ट फाइनेंशियल सेक्टर वॉज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन मैनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग द आरबीआई। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। पहले सिर्फ गवर्नमेंट के बैंक्स होते थे, इसके बाद प्राइवेट बैंक्स को भी अलाउ किया गया कि आप भी बैंकिंग सेक्टर में आ सकते हो। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे भी पैसे जमा कराए। उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बैंक का काम क्या होता है, जहाँ पर लोग अपने पैसे जमा कराते हैं और फिर बदले में ये लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। ठीक है, जब प्राइवेट बैंक्स इंट्रोड्यूस किए गए। The reform policies led to the establishment of private sector banks, Indian as well as foreign. For example, Indian banks like ICICI and foreign banks like HSBC increased the competition and benefited the consumers through lower interest rate and better services. उनकी सर्विसेज बेटर होती है। आजकल तो बैंक बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब तो बैंक का रोल ही बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम तक बैंक पे कर देता है। LIC हो गई, ये सब इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, बिजली, ये गैस का बिल हो गया, ये सब बैंक अपने आप अकाउंट से डेट पर, जो भी डेट होती है, ड्यू डेट होती है, उस पर अपने आप आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। ठीक है, बैंक बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता जाता है, अलाइड सर्विसेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड है इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट की एक लिमिट थी, उसको इंक्रीज़ किया गया कि फॉरेन से अगर कोई यहाँ पर पैसा लगाना चाहता है यहाँ पर बैंक्स में, तो वो लगा सकता है। द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स वॉज रेज टू अराउंड 51%। 51% तक पैसा लगा सकते हैं फॉरेनर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड एंड पेंशन फंड्स वर now allowed to invest in Indian financial markets. Though banks have been given permission to generate resources from India and abroad, certain aspects have been retained with the RBI to safeguard the interest of the account holders and the nation. ठीक है, तो इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, 3 पॉइंट हो गए। लास्ट है ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। अगर एक्सपेंशन करनी हो, कोई अपनी लिमिट बढ़ानी हो बैंक को, या फिर किसी और जगह पे जाकर ब्रांच खोलनी हो, तो उसके जो एक्सपेंशन का जो प्रोसेस था उसको इजी किया गया। बैंक्स वर गिवन फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। सिर्फ कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता था, जैसे कुछ फॉर्म्स रख दिए, आप आरबीआई की साइट पर जाकर बस ये जमा करा दो अपने आप ही, आपको आरबीआई की परमिशन लेने स्पेसिफिकली उसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये 4 इम्पॉर्टेंट कंडीशंस थी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। नेक्स्ट है टैक्स रिफॉर्म्स। मैंने आप लोगों को नेशनल इनकम चैप्टर में बताया था
कि टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो बियर और पे दोनों सेम पर्सन करे, उसको बियर भी करे और पे भी वही पर्सन करे, वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जिसके ऊपर लगता है वही उसको बियर करता है और वही उसको पे करके आता है गवर्नमेंट को। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे जीएसटी, वो बियर कोई और करता है, पे कोई और करता है। जैसे आप अगर कहीं से जाकर सामान लेके आते हो तो जीएसटी लगता है, उस पर बिल पे जीएसटी लिखा होता है। जीएसटी बियर तो आपने किया, लेकिन गवर्नमेंट को पे कौन कर रहा है? सामने वाला, जिस शॉपकीपर जिससे आपने सामान खरीदा है। तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो टैक्स के रिफॉर्म्स लिए गए कुछ। जीएसटी तो इतना मतलब पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जीएसटी का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि जीएसटी भी एक स्टेप गवर्नमेंट ने बाद में लिया था। टैक्स रिफॉर्म्स रेफर टू द रिफॉर्म्स in government's taxation and public expenditure policies, which are collectively known as its fiscal policy. Taxes are of two types. Direct tax consists of taxes on income of individuals as well as profits of business enterprises. For example, income tax and corporate tax. Income tax individuals पर लगता है, corporate tax companies पर लगता है। Indirect tax refers to those tax which affect the income and property of persons through their consumption expenditure. जो consume करेगा वो bear करेगा। Indirect taxes are generally imposed on goods and services. For example, GST. For example, custom duty जो import और export पर लगाई जाती है। ठीक है। The major tax reforms made are reduction in taxes. टैक्सेस को कम किया गया, जिससे कि टैक्स का बेस बढ़े, लोग टैक्स पे करना शुरू करें। ठीक है, टैक्स की चोरी ना हो। सिंस 1991 देयर हैज़ बीन अ कंटिन्यूस रिडक्शन इन इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स एज हाई टैक्स रेट्स वर एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर टैक्स इवेजन। इट इज़ नाउ वाइडली एक्सेप्टेड दैट मॉडरेट रेट्स ऑफ इनकम टैक्स एनकरेज सेविंग्स एंड वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से लोग इनकम डिस्क्लोज करना शुरू कर देंगे अगर टैक्स के रेट कम होंगे तो। दूसरा है रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। कंसिडरेबल रिफॉर्म्स हैव बीन मेड इन इनडायरेक्ट टैक्सेस टू फैसिलिटेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज। रिफॉर्म्स इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी लिए गए। सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस, और इसका जो प्रोसेस है उसको बहुत सिंप्लीफाई किया गया। इन ऑर्डर टू एनकरेज बेटर कंप्लाइंस ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मैनी प्रोसीजर्स हैव बीन सिंप्लीफाइड। बहुत सारे प्रोसीजर्स, रिटर्न भरना, टैक्स को जमा करवाना, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। पहले जाकर वहाँ पर जमा करा के आना पड़ता था और बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स भरने पड़ते थे, रिटर्न्स भरनी पड़ती थी, वो भी फिर जमा करा के आनी पड़ती थी। इन सबको ऑनलाइन कर दिया गया। The GST was passed in the Parliament on 29th March 2017 to simplify and introduce a unified indirect tax system in India. The Act came into effect on 1st July 2017. This is expected to generate additional revenue for the government, reduce tax evasion, and create one nation, one tax and one market. नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज के रिफॉर्म्स लिए गए। गवर्नमेंट ने इसमें दो मेजर रिफॉर्म्स लिए, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में दो मेजर स्टेप्स लिए। पहला स्टेप तो ये किया गया, पहले गवर्नमेंट के अंडर होता था इस प्राइस को डिटरमाइन करना। फॉरेन एक्सचेंज रेट वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा डिटेल में भी पढ़ना है, बट फिर भी इसको शॉर्ट में मैं यहाँ पर बता दूँ क्योंकि इसमें दे रखा है। फॉरेन एक्सचेंज रेट को पहले गवर्नमेंट डिसाइड कर देती कि हम जो भी बाहर की करेंसी होगी वो इतने में मिलेगी, इसको पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो एक रिफॉर्म ये लिया, अपनी खुद की करेंसी को डी वैल्यू कर दिया। डी वैल्यू करने का मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं डी वैल्यूएशन। डी वैल्यूएशन करने का मतलब क्या है, $1 अगर पहले 50 का मिल रहा है तो $1 अब 60 का मिलेगा, 40 का नहीं। कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाती है, डी वैल्यूएशन मतलब तो रुपए कम होनी चाहिए। ध्यान से समझो,
$1 पहले अगर 50 का मिल रहा है, अब $1 60 का मिलेगा, तो रुपी डी वैल्यू हुआ ना। पहले हमें 50 रुपये देकर $1 मिल रहा था, अब हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 60 रुपये, तब जाके $1 मिलेगा। तो क्या डी वैल्यू हुआ, रुपी या डॉलर? रुपी डी वैल्यू हुआ। तो गवर्नमेंट ने रुपी को डी वैल्यू कर दिया। क्यों करा? अपने इसको डी वैल्यू क्यों करा करेंसी को? इससे क्या होता है, फॉरेनर्स को इंडियन करेंसी सस्ती लगेगी, इंडियन गुड्स उनको सस्ते लगेंगे। कैसे? वो पहले $1 खर्च करते थे, उनको 50 रुपये का सामान मिलता था इंडिया से। अब वो $1 खर्च करेंगे तो इंडिया से उनको कितने का सामान मिल जाएगा? 60 रुपये का। मतलब सस्ता मिलेगा। जब उनको सामान सस्ता मिलेगा तो वो ज़्यादा खरीदेंगे, तो देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो देश का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, फॉरेन करेंसी मतलब अपनी करेंसी को अगेंस्ट फॉरेन करेंसी डी वैल्यू कर दिया था। फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या किया, इसको मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के लिए डाल दिया गया, कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोलते हैं उसको। फिर गवर्नमेंट ने अपना जो पहले खुद डिसाइड करती थी गवर्नमेंट रेट, अपना हाथ हटाकर गवर्नमेंट ने कहा कि ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो जाएगा। अब फोर्सेस ऑफ मार्केट, और फोर्सेस ऑफ मार्केट मतलब डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर से डिसाइड होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा इंडिया में। ठीक है, तो सबसे पहला डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। डीवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम द बीओपी क्राइसिस। द रुपी वॉज devalued against foreign currencies. This led to an increase in the inflow of foreign exchange. Market determination of exchange rate. The government allowed rupee value to be free from its control. As a result, market forces of demand and supply determine the exchange rate value of the Indian rupee in terms of foreign currency. ठीक है, ये दोनों स्टेप्स मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया था। नेक्स्ट है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, मतलब ट्रेड बिजनेस करने के दूसरी कंट्री के साथ या विद इन कंट्री। बिफोर 1991 अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जो हमने पहले डिस्कस भी करा था। 1950 टू 1990 में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए। However, this protection reduced the efficiency and competitiveness of domestic industries and led to their slow growth. So the reforms in the trade and investment policy were initiated to increase the international competitiveness of industrial production. जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रही है उसमें कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वालिटी बढ़ेगी। टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी, और देश में बाहर का पैसा लग पाए। जो अभी भी गवर्नमेंट, जो पिछली गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी वो मेक इन इंडिया वाला जो आपने सुना होगा कैंपेन चलाया था। मेक इन इंडिया से होगा क्या? मेक इन इंडिया से क्या होगा, बाहर के लोग यहाँ पर आकर पैसा लगाएंगे तो देश में वेल्थ बढ़ेगी देश की, और जब वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर बनाएंगे सामान, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। टू प्रमोट एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, तो यहाँ के लोग भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। द इम्पॉर्टेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स इंक्लूड, क्या क्या लिए गए? रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी कि इससे ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उसको हटाया गया। अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, quantitative restrictions on imports and exports were greatly reduced. For example, quantitative restrictions on import of manufactured consumer goods and agricultural products were fully removed from April 2001. Next, removal of export duty. पहले एक्सपोर्ट करने पे भी टैक्स लगता था, तो क्या अब नहीं लगता? अब भी लगता है, बहुत कम कमोडिटीज़ पर, जिनको यहाँ पर असेंशियल कमोडिटी माना जाता है। अगर आप वो एक्सपोर्ट करोगे तब एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, क्योंकि जो यहाँ के लिए असेंशियल है उसको तो एक्सपोर्ट करना ही नहीं है। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे एनिमल्स वगैरह, कई लोग ये मतलब एनिमल्स को मार के वो बाहर भेजते हैं, तो उसके ऊपर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वर रिमूव्ड
to increase the competitive position of Indian goods in the international market. Reduction in import duties. Import duties were reduced to improve the position of domestic goods in the foreign market. जिससे कि बाहर वालों को इंडिया के गुड्स सस्ते लगे तो इम्पोर्ट ड्यूटी को कम किया गया, ख़त्म नहीं किया गया, कम किया गया। रिलैक्सेशन इन इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, किसी को इम्पोर्ट करने के लिए लाइसेंस लेना हो तो उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया। द इम्पोर्ट लाइसेंसिंग वॉज एबॉलिश्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ हजार्डस एंड एनवायरमेंटली sensitive industries. This encouraged domestic industries to import raw materials at better prices, which raised their efficiency and made them more competitive. समझ में आ गया? ये कुछ रिफॉर्म्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक आध रिफॉर्म तो पेपर में आता ही आता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, या टैक्स रिफॉर्म्स हो, या फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स हो, या ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स हो, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन फुल फ्लेजेड क्वेश्चन बन के आपके पास पेपर में आ सकता है। हमारे टॉपिक का नाम है लिबरलाइजेशन, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइज किया गया, ये तो लिबर्टी थी कि लिबर्टी देना मतलब लाइसेंसिंग वगैरह को कम कर देना। प्राइवेटाइजेशन मतलब जिसमें गवर्नमेंट थी, जिसमें जो इंडस्ट्री सिर्फ गवर्नमेंट के लिए रिजर्व थी, उसको प्राइवेट के लिए भी खोला जाए कि प्राइवेट लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। जिनमें जो गवर्नमेंट की कंपनियां थी उनमें डिसइन्वेस्टमेंट की गई। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट ने बाहर वालों को बुलाया, बाहर वाले मतलब हम लोगों को, जनरल पब्लिक को बुलाया कि कोई अगर बिजनेसमैन चाहे तो इसको टेक ओवर कर सकता है, ठीक है, और वो चला सकता है इन कंपनीज को, वो कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द एंटरप्रेन्योर्स इन द प्राइवेट सेक्टर। तो जो प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं उनको ये चीज़ दी गई कि आप इन कंपनीज को अब चलाओ। क्या क्या ट्रांसफ़र किया गया? ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज ग्रेटर रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। जैसे भी आपने सुना होगा एयर इंडिया को भी प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है, वो तो इनको कोई बायर नहीं मिल रहा। 6 एयरपोर्ट्स को भी ये लोग इनकी भी नीलामी करना चाह रहे हैं, और अडानी ने कहा है कि मैं ख़रीद भी लूँगा लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए, ठीक है। तो ये सब प्राइवेटाइजेशन के अंदर आएगा। प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज ग्रेटर रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री। ओवर द ईयर्स इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डाइल्यूटेड इट्स स्टेक, अपने स्टेक को कम किया है इन सेवरल पब्लिक एंटरप्राइजेज इंक्लूडिंग IPCL, IBP, मारुति उद्योग एक्सेट्रा। प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन 2 वेज। 2 तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया जाए। सेकेंड है प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSUs बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ PSUs टू द पब्लिक। दूसरा क्या है? शेयर्स इशू कर दो। हम अकाउंट्स में टॉपिक पढ़ेंगे सेकंड बुक में, शेयर कैपिटल, और वैसे भी आपने सोर्स ऑफ फाइनेंस में भी पढ़ रखा है BS में, शेयर्स इशू करना। तब जब कंपनी के शेयर्स खरीदा जाते हैं, एक भी शेयर खरीदेंगे तो मालिक कहलाएंगे हम। वो बात और है कि उसका कोई यूज़ नहीं होगा क्योंकि हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। मेजॉरिटी डिसाइड करती है कि जो भी डिसीजंस होंगे वो मेजॉरिटी के बेसिस पे लिए जाते हैं, तो एटलीस्ट 50% से ज़्यादा होना चाहिए शेयर्स। तो वो किया गया कि इक्विटी शेयर्स बेचे गए। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। द पर्पज ऑफ प्राइवेटाइजेशन वॉज मेनली टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन and facilitate modernization. It was also believed that private capital and managerial capabilities will help in improving performance of PSUs. जो PSUs लॉस में चल रही थी उनकी परफॉर्मेंस सुधरेगी, ऐसा मानकर ये इनको बेचा गया था। ठीक है, इसके बाद तीसरा टॉपिक बचता है ग्लोबलाइजेशन, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।